हेलो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुहाब ज़िल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको आज का दिन यानी जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द वीकेंड, तो आपको पता है ये हैपनिंग जो वीकेंड पर होने जा रही है उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। घर के बजट को सेट करना होता है या तो मंथ के स्टार्ट में या मंथ के एंड पे, लेकिन अगर मुल्की बजट की बात की जाए तो आज कल की अगर हम बात करें तो वज़ीर ख़जाना की जानिब से जो कि इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किया गया, उसके साथ साथ जो मीडिया से गुफ्तगू की गई वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे चूँकि आपने देखी, लेकिन उनका कहना यह था कि 2013 में जब हमने मुल्क को संभाला तो उस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी, बिजली की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गैस की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, डॉलर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इक़्तिसादी सर्वे में ये बात की गई कि 2013 के बाद मुल्की हालात को बेहतर करने में नून लीग जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत भी हैं उनका काफ़ी बड़ा अहम किरदार था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती गई, महंगाई की शरह भी बढ़ी और तरक्की की शरह कम से कम तर होती चली गई। लेकिन अब चूँकि हम पिछले कई महीनों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि IMF की किस्त जो हमें इस वक्त अशद ज़रूरत है जिस चीज़ की, जिसके बाद ही हम ये देख रहे हैं कि हमारी माशी सूरत हाल किसी हद तक बेहतर हो सकती है। इंतज़ार है हमें IMF के इस किस्त का, जिसके बारे में पिछले हफ्ते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और फिर जो है कुछ मुलाकातें भी अहम रही उनकी IMF की पूरी टीम से। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि येस, अगर IMF की मैक्सिमम शराइत जो कि हम पूरी कर भी रहे हैं और की भी जाएंगी आगे जाके, अगर वो शराइत पूरी कर ली जाती है तो मशरूत किस्त जो है वो मिलने का इम्कान है। लेकिन आज के अगर हम बजट की बात करें, आज का बजट जो पेश किया जाएगा तकरीबन गालिबन कहा यह जा रहा है कि 4 बजे के करीब जो है ये बजट पेश किया जाएगा माली साल 2023 और 24 का, और इसका हुजूम जो है वो 14,500 अरब रखा गया है। 2 से 4 दिन पहले हमने एक डिटेल सेगमेंट इस हवाले से भी किया था कि अगर हम बजट की बात करें तो हमने कोशिश ये की थी कि हम उन ममालिक का कंपैरिजन करें अपने साथ जो कि हमारे साथ साथ, अगर तरक्की पजीर ममालिक की बात करें तो सिर्फ में हमारे साथ साथ चल रहे थे। हम बात करें हमसाया मुल्क की यानी भारत की, जहाँ पर भी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि अगर मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज़ की बात करें तो उनका भारत में आना, उनकी वहाँ पर उनकी रुपये की कदर का मुस्तहकम होना, इसके साथ उनकी इक़्तिसादी, माशी और तमाम तर सूरत हाल तमाम फील्ड्स पर काम करने के बाद आज उनकी GDP या उनके बजट को किस तरह से हम देख रहे हैं। न ज़्यादा दूर नहीं जाते, लेट्स टॉक अबाउट बांग्लादेश, जिसके बारे में हमने 2-4 दिन पहले भी डिटेल में बात की थी अपने प्रोग्राम में कि अगर हम कंपैरिजन करें तो 52 साल पहले हमसे अलग होने वाला बांग्लादेश उस वक्त दरामदाद बरामदाद में, और अगर उनके बजट की बात की जाए जो कि 2023 और 24 का वो पेश करने जा रहे हैं 71 अरब डॉलर का ये बजट जो कि पेश करने जा रहे हैं। ज़र मुबादला की अगर हम बात करें तो ज़र मुबादला के ज़खायर जो उनके पास मौजूद है 67 अरब डॉलर जो उनके पास इनका तखमीना था, उसके करीब करीब 65 अरब डॉलर जो है वो उनके पास इस वक्त मौजूद है। अपने मुल्क की हालिया सूरत हाल की बात करें तो कतई तौर पर मकसद ये नहीं है कि बार बार हम ये बात करें कि मुल्क की हालिया सूरत हाल ये है, माशी सूरत हाल इस हद तक ख़राब है, सियासी मंजरनामे पे हमें बेयकीनी की सूरत हाल नज़र आ रही है। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी अगर ज़र मुबादला के ज़खायर की बात की जाए तो सिर्फ 4 अरब डॉलर हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमारे नहीं, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे लिया गया कर्जा जात की सूरत में ये ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, कहा यह जा रहा है कि पेंशन्स, अलाउंसेज और सरकारी तनख्वाहों में इजाफे का अच्छा खासा इम्कान है, लेकिन इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए और किसानों के लिए कुछ अहम प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जाएंगे। ये तमाम तर सूरत हाल काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी अगर हम बात करें आज के पेश होने की जाने वाले बजट की, जो कि गालिबन 3 से 4 बजे के करीब पेश किया जाएगा। लाइव ट्रांसमिशन जो है वो पब्लिक न्यूज़ पर भी आप देख सकेंगे। इस हवाले से एक डिटेल ट्रांसमिशन पे माहिर माशियात हमारे साथ होंगे और वो सेगमेंट जो है मतलब वो पूरी ट्रांसमिशन जो है वो आज आप पब्लिक न्यूज़ पर लाइव देख सकेंगे। लेकिन आज के अगर प्रोग्राम की बात करें, बिकॉज इट्स गुड मॉर्निंग पब्लिक, सो वी हैव अदर इशूज़, अदर टॉपिक्स फॉर द वीकेंड, ओवर द वीकेंड, और जो वीकेंड का रीकैप रहा उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और रीकैप में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल की, ज़्यादा दूर नहीं जाते। मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंडे ट्यूसडे, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट येस्टरडे, तो आपको पता है पिछले 2-4 दिन से ये चेमगोइयाँ भी और काफ़ी हद तक श्योरिटी भी थी सियासतदानों को कि जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से जो है वो पेश की जाएगी एक ऐसी पार्टी, लॉन्च की जाएगी एक ऐसी पार्टी जिसे कल फाइनली उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम दे दिया है। लेकिन मज़े की बात की है,
चूँकि आज हरमीत पाजी हमारे साथ नहीं है, वैसे शुरू में मैं ये बताना ही मिस कर दिया मैंने क्योंकि उनकी निजी मसरूफियात की बिना पर आज वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है इस हवाले से हमेशा हमें वो अपडेट करते हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ऑलमोस्ट इस वक्त बिखर चुकी है, वो तमाम तर एक्टिव रहनुमा, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें इमरान इस्माइल की, अली जैदी की, मुराद राज की, फिरदौस आशिकवान की, फ़याज़ुल हसन चौहान की, ये तमाम वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बुरा वक्त आने के बाद काफ़ी स्टेटमेंट्स ऐसी आई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि हम तो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, मतलब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं और हम टस से मस नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करें उन तमाम तर रहनुमाओं की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हुए और उसके बाद सियासत को खैरबाद कहा, ठीक तो से 4 दिन बाद जहांगीर तरीन और अलीम खान की जो अलायंस हमने देखा, जो एक इशाया देखा, उस इशाये के बाद जब हमने इस कल निजी होटल में कल बाकायदा अनाउंसमेंट की गई और इस पार्टी को लॉन्च किया गया, तो हमें वो तमाम पीटीआई के रहनुमा इकट्ठे नजर आए। सलीम साफ़ी ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट करते हुए कहते हैं कि अभी देखा ये जा रहा है कि 100 से ज़ायद रहनुमा इकट्ठे कर लिए गए हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम बात करें केपीके की, तो केपीके से एक बड़ी लॉर्ड जो है वो तैयार की जा रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल करने के लिए, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लीडर्स तो आपने इकट्ठे कर लिए, अब बस कारकुनान की कमी है, वो कैसे पूरी की जाएगी। और ये जो तमाम पार्टिसिपेंट्स हम इस्तेहकाम पाकिस्तान में देख रहे हैं, इनसे मुंसलिक कारकुनान क्या रुख करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान का या नहीं, इस हवाले से भी अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बट ऑल दो पिक्चर्स काफ़ी हद तक क्लियर होती जा रही है ग्रेजुअली जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सियासत में। ऑल दो इस्तेहकाम पाकिस्तान की वजह से इस्तेहकाम, इलेक्शंस की वजह से इस्तेहकाम, लेकिन मुल्क की सियासत किसी कॉर्नर लगेगी कि जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी तो ही मुआशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। चूँकि आज का बजट भी बहुत अहम है और कल होने वाली ये हैपनिंग भी बहुत अहम है, तो ऑल दो ये नज़र आ रहा है कि अब शायद कोई स्टेबिलिटी हमें थोड़ी बहुत नज़र आ जाए और इलेक्शंस के बारे में भी बात की जा सके या फिर इलेक्शन के बारे में सोचा जा सके। खैर, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम, जो कि हमारे प्रोग्राम का पूरा 2 घंटे का रनडाउन क्या होगा आपसे वो शेयर कर लेते हैं। टॉप ऑफ द ऑल हम यही बात करेंगे कि हमने कल भी इस पर डिटेल प्रोग्राम किया। हमारी कमांडर फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसके बाद एक ISPR की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया, एक सख्त एलामिया था, उसमें क्लियरली ये कहा गया कि 9 मई जिसको यौम स्याह के तौर पर अब मनाया जाएगा, उस सानहे के बाद तमाम तर मास्टर माइंड्स और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी लाइट हैंड नहीं लिया जाएगा या आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ये मैसेज किसके लिए था, किस तरह से इसको अब अगर हम मिलिट्री कोर्ट्स की बात करें तो मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो किस तरह से कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इसी वाले से जहांगीर तरीन ने भी कल एक स्टेटमेंट जारी की है जो कि मुझे लगता है यहाँ पर कोट करना ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि अगर 9 मई के तमाम तर मुल्जिमान को हम कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे तो इसका मतलब है कि आने वाले सालों में सियासतदान या मुखालिफ सियासतदानों के घर पर हमला करना जायज़ हो जाएगा और ये हम नहीं होने देंगे। खैर, इस हवाले से जो फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस थी उसमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उस पर ट्रायल होगा और तमाम वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे या मास्टरमाइंड थे उनको सज़ा दिलाई जाएगी। खैर, इस हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे आज के इस रन डाउन के टॉप स्टोरीज़ में। मतलब हम पॉलिटिकल सेगमेंट में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आपको पता है कि आज हमारे भी प्रोग्राम के एक सेगमेंट को हम इस तरह से लेकर चलेंगे कि हम हमेशा बात करते हैं घर के बजट की, इस बार हमने काफ़ी दफ़ा सेगमेंट किया हुआ है। लेकिन मुल्की बजट की अगर बात की जाए तो इस वक्त टैक्स की अगर हम बात करें तो आसिफ अली ज़रदारी इस हवाले से कहते हैं कि मुल्क के तमाम लोगों को यानी पाकिस्तानियों को अगर हम अमीर करेंगे तो उनसे टैक्स लेंगे ना, उनको मालदार करेंगे तो उनसे टैक्स लेंगे। तो टैक्स अगर बात की जाए, अलाउंसेस की बात की जाए, पेंशन्स की बात की जाए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स की जो किसानों के लिए, ख़वातीन के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो कि तालीम की अगर हम बात करें, सेहत की हम बात करें, वो तमाम शोबे हैं जिन पर इस वक्त अशद ज़रूरत है काम करने की। तो बजट में इनके लिए क्या वैक्यूम होगा, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल एक सेगमेंट करेंगे। माहिर माशियात हमारे साथ होंगे तो उनसे इस हवाले से हम जो उनकी टिप्स हैं या जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बजट में क्या होना चाहिए, इस हवाले से एक डिटेल सेगमेंट है, सो डोंट मिस इट आउट। आगे बढ़ेंगे और हमने आपको कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म्स की भी धूम है भाई, कौन सी फिल्म है इसके बारे में हमने एक सेगमेंट रखा है। उस फिल्म में जो अहम किरदार अदा करने वाले लोग हैं और जिन्होंने ये तमाम तर जो तारीफ़ें हैं वो समेटी हैं, वो हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से होंगे। उनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम करेंगे और कॉन्स फेस्टिवल की तमाम तर जो हैपनिंग है वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, मतलब उनकी ज़बानी हम सुनेंगे। तो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज़ और हमने आपको डेली डोज यानी फ्राइडे की डेली डोज देनी है, लेकिन ये डोज हो गई एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सो जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आज कुछ लोगों को रिकॉल करने का भी दिन है। आपको पता है, अगर हम गुड मॉर्निंग पब्लिक की बात करें तो पूरे इस रनडाउन में हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर तरह का कलर जो है, हर तरह का फ्लेवर अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो हम बरसी हो या सालगिरह हो या किसी को याद करने का दिन हो या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई दिन मनाने का दिन हो, तो हमेशा वो प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर होते हैं। आज के अगर हम बात करें तो जमील फ़खरी एक ऐसा नाम, एक ऐसा करैक्टर जो आज भी, अगर आप किसी भी एज ब्रैकेट की बात करें, मैं हमेशा कहती हूँ कुछ करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हर एज ब्रैकेट के लोग, वो छोटे हों बड़े हों या हमारे अम्मा अब्बा हों, उन्होंने तो इनको देखा उस वक्त जब ये अपनी जवानी में थे। और या किरदारी की अगर हम बात करें तो आप हर फिल्म की बात करें, ड्रामे की बात करें, मतलब वो तमाम थिएटर की बात करें, ये वो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जो बेसिकली वो तमाम प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। आपने इनको फिल्म में भी देखा, आपने इनको ड्रामा में भी देखा, आपने इनको थिएटर में भी देखा। और इनका ये इंस्पेक्टर का कैरेक्टर जिसकी हम बात करें, मूवी थी ये अंधेरा उजाला, ड्रामा था बल्कि सीरियल था। तो आप उसमें जो उन्होंने ये पुलिस का करैक्टर किया जिसके बाद ये शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। और अगर आप इनकी आज के दिन की बात करें तो इनको हमसे बिछड़े 12वीं बरसी इनकी आज मनाई जा रही है। 2011 में गालिबन इनका इंतकाल हुआ था। अच्छी बात यह है कि अगर हम नामवर टीवी अदाकारों की बात करें, इरफान खुर्शीद की बात करें, जमील फिरदौसी की बात करें, तो तमाम वो बड़े नाम हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया। लेकिन एक अफसोस की बात यह भी है कि इनकी वफ़ात की जो वजह रही वो आज भी लोगों को बड़ा गमगीन करती है, ख़ासतौर पर इनके फ़ैन्स जो हैं। इनके बेटे का इंतकाल बहुत बुरी तरीके से हुआ था। अगर उनके बेटे की बात करें तो इनकी मौत की वजह भी उनका गम ही बना। मतलब पहले उनके बेटे को अगवा किया गया, अगवा के बाद ये कहा जा रहा था कि वो अमेरिका में रिहाइश पजीर है और बड़े बेईमाना अंदाज में उन्हें कत्ल किया गया। मतलब कहा यह जाता है कि उनको टुकड़ों में काट के जो है वो कत्ल किया गया। तो ये सदमा वो यकीनन बर्दाश्त नहीं कर सके और इनकी मौत की वजह भी इनके बेटे की वफ़ात ही बनी। तो आज उनको याद करने का दिन है। उनके ड्रामास की अगर हम बात करें, जैसे भी आपको स्टेज भी दिखाया, फिल्म भी दिखाई, बड़ी स्क्रीन छोटी स्क्रीन, तो हर जगह अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, हमारे लेजेंड्स में से हैं। और अगर इनकी बात करें, इनके साथ काम करने वालों की बात करें, जो उनसे बातचीत होती है, जो उनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इनके साथ बैठते थे तो बाअखलाक तो वो थे, लेकिन साथ ही साथ आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करना। मतलब तमाम यंग आर्टिस्ट जिन्होंने इनके साथ काम किया वो हमेशा यही कहते हैं कि ही इज़ लाइक जस्ट लाइक अ यूनिवर्सिटी, कि हमेशा आपको सिखाना, आपको बताना, आपको गाइड करना और हमेशा आपको डायरेक्शन देना, ये उनकी पर्सनालिटी का खासा था। बात करें तो आज का खेल, अलिफ लैला, झील, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस तरह के बड़े सारे खूबसूरत ड्रामे उन्होंने किए जो आज भी आप निकाल के देखें तो उस तरह से आपको फ्रेश कर देते हैं। खैर, एक और पर्सनैलिटी जिनको आज हमने याद करना है और उनको याद करने का दिन, क्योंकि आज के दिन की मुनासबत से अगर हम बात करें तो हमने एक और पर्सनैलिटी ऐसी जिनके बारे में आपको थोड़ा सा बता। मसूद राना की आज बरसी जो है वो मनाई जा रही है और ये 28वीं बरसी है। और उनकी अगर गुलकारी की हम बात करें तो प्लेबैक सिंगिंग इज़ समथिंग लाइक जो बहुत आसान काम अब लगता है लेकिन पहले नहीं था। मतलब अगर हम बड़े नामों की बात करें, जो पिक्चर्स हम स्क्रीन पर आपसे शेयर कर रहे हैं, नूरजहान, लता मंगेशकर, ये वो पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग के, दे आर पायनियर्स बेसिकली। तो जब उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग का आगाज़ किया तो उस वक्त तो आप देखिए, आज अगर मिक्सिंग की बात करें, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि आसान बना देते हैं मौसीकी को, या अगर आपने मौसीकी को तरतीब देना हो। लेकिन उस ज़माने में प्लेबैक सिंगिंग में अपना नाम बनाना और ख़ूबसूरत आवाज़ का जादू जगाना, ये खासा है अजीम गुलकार मसूद राना का। अच्छा तुम ही हो महबूब मेरे, ये ऐसा गाना है कि आज भी समातों में रस घोलते हैं। मतलब अगर आज के यंगस्टर्स की बात करें तो कुछ गाने ऐसे जिनको अब रीमिक्स भी किया गया है। एंड ये गाना जो है दोस्त, जिसको आज भी आप रीमिक्स करके सुने या पुरानी ही तरतीब में सुने तो आपको उतना ही मज़ा आता है। लेकिन अगर हम इनकी शोहरत की बात करें तो 550 से ज़ायद ऐसी पंजाबी मूवीज़ जिसमें इन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। और अगर लता मंगेशकर की बात करें, नूरजहान की बात करें, तो इन तमाम लोगों के साथ काम करना, प्लेबैक सिंगिंग करना, ये भी इनके करैक्टर या इनकी पूरी जो करियर था फिल्म इंडस्ट्री में, पंजाबी मूवीज़ ख़ास तौर पे। आपको पता है अगर हम अपनी लॉलीवुड की बात करें तो लॉलीवुड में तो ख़ास तौर पे हमने एक पीक देखी है। वो पीक जो है वो इन प्लेबैक सिंगर्स की, इन अदाकारों की हैं जिन्होंने उस वक्त ब्लैक एंड वाइट ज़माने में इतना खूब काम किया कि आज हम कलर स्क्रीन पर भी इनको याद करते हैं, देखते हैं तो उतने ही ज़्यादा खूबसूरती से वो गा रहे होते हैं और उतने ज़्यादा हमें उसकी इंटेंसिटी फील भी हो रही होती है। तो उनको आज याद करने का दिन है, उनकी आज बरसी मनाई जा रही है। तो उनके हवाले से जो हम बात कर सकते थे वो हमने की। लेकिन आपके लिए ये है कि आप भी इस तरह की चीज़ें, ख़ासतौर पर मुझे लगता है कि इस तरह की म्यूज़िक को उस तरह से ही सुनना चाहिए जिस तरह से इसको तरतीब दिया गया है, क्योंकि आप फील करेंगे कि अगर हम आज के म्यूज़िक की बात करें तो ये कहा भी जाता है कि इस तरह के गाने एवरग्रीन गाने होते हैं। मतलब अगर आप आज के म्यूज़िक को सुनते हैं और फिर इस म्यूज़िक को सुनते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितना स्लो,
कितना और कितना टू द पॉइंट वो हमेशा गाया करते थे। तो ज़रूर सुनिएगा आज और उनको याद कीजिएगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज के बाद डेली डोज। तो डेली डोज की अगर हम बात करें तो डेली डोज के इस सेगमेंट में सबसे पहले हम आपको खबर देते हैं। फ्राइडे डोज में पहली खबर बेसिकली उनके लिए है, किन के लिए है? कैट लवर्स के लिए है। और अगर हम पेट्स की बात करें तो जब भी आप पेट रखने का सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये होती है कि वाई नॉट कैट्स, बिकॉज देयर सीम्स टू बी लाइक क्यूट, प्यारी। और अगर हम मुख्तलिफ कैटेगरीज की बात करें तो बहुत एग्जाम की ऐसी बिल्लियाँ होती हैं जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मुझे तो वाइट और कलर्ड आइज़ वाली बहुत अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन गेस वॉट, मैं तेहरान में एक ऐसी जगह आपको लेके जाऊँगी जो कि बिल्लियों का म्यूज़ियम है। बल्कि आप यूँ कहें कि म्यूज़ियम नहीं है, एक कैफ़े है। बल्कि कैफ़े को कैफ़े प्लस म्यूज़ियम कहें तो भी ठीक होगा। मैं आपको बताती, तेहरान में एक जगह है जहाँ पर बेसिकली एक कैफ़े है जिस कैफेटेरिया को बिल्लियों का म्यूज़ियम भी बना दिया गया है। अब आप वॉल चेक करें कि वॉल पे इर्द गिर्द हर किस्म की बिल्ली की फ़ोटो फ्रेम करके लगाई हुई है। और दूसरे इस कैफ़े में आप आएँ, कॉफ़ी चाय पिए, लेकिन आने वाले जो कस्टमर हैं उनको कॉफ़ी चाय के साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा? बिल्ली मिलेगी। मतलब आप उनके साथ खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और बिल्लियों क्या होता है, नेचर भी इस तरह की होती है ख़ासतौर पर कि तो वो कि ज़्यादा फेमिलियर हो जाती हैं, ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती हैं आने वाले तमाम कस्टमर्स या इंसानों के साथ। तो अब ये कैसा कैफ़े इन्होंने बनाया है जिसमें आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द कम से कम 30 से ज़्यादा बिल्लियाँ जो हैं वो वहाँ पे उन्होंने रखी हैं। कोई मोटी ताज़ी है, कोई पतली है, कोई काली है, कोई भूरी है, कोई सफ़ेद है। आप आएँ और उसके साथ साथ आप इंजॉय करें अपने खाने को, और खाने के साथ साथ बिल्लियों से आप खेल कूद भी कर सकते हैं। लेकिन तेहरान में इस जगह की ख़ास बात ये भी है कि वहाँ पर जो कि आप देखते हैं कि इर्द गिर्द टेबल्स रखे हुए हैं और तमाम कस्टमर्स आने वाले जो हैं वो खाना शाना खा रहे हैं, लेकिन साथ साथ छोटे छोटे टेबल्स ना बिल्लियों के लिए भी लगाए गए हैं। और जो इर्द गिर्द आप देख रहे हैं ये दुनिया भर की फेमस बिल्लियों के फ्रेम है। मतलब ये फ्रेम भी आम नहीं है। तो तेहरान में अब इस रेस्टोरेंट को या इस कैफ़े को बनाने का मकसद ये है कि अब देखिए आइडिया है ना, और मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ कि एक आइडिया जो है वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। बल्कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो उसको यही तो एंटरप्रेन्योरशिप होती है बेसिकली, कि आपका एक आइडिया हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, आप उस पर काम करना शुरू करें और आहिस्ता ग्रेजुअली उसको एक बिज़नेस और लार्ज स्केल बिज़नेस में कन्वर्ट कर लें। अब ये आइडिया देखिए इतना ज़बरदस्त है कि ना सिर्फ हम इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसकी अच्छी खासी धूम है। तो ये जो अब एक कैफ़े बनाया है, उस कैफ़े में आप आएंगे, आपको कॉफ़ी चाय और इसके अलावा साथ अगर स्नैक्स आपने ऑर्डर करने तो वो भी करें। लेकिन ये जो म्यूज़ियम में रखी हुई बिल्लियों के फ्रेम्स हैं, ये तो कुछ आम शख्सियात जिनका ताल्लुक़ पूरी दुनिया से है, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनकी जो पेट रहे हैं उनकी पिक्चर्स भी हैं। इसके अलावा वो बिल्लियाँ जिनको शायद आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, या कोई आपको मैंने जैसे कहा है कि कुछ अंदर एक ऐसी इकसाम होती है जो बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं बिल्लियों की, लेकिन कुछ ऐसी इकसाम भी हैं जो कि आपने कभी नहीं देखी हो या बहुत कम इस दुनिया में बहुत कम एरिया स्टेट्स में पाई जाए। वो बिल्लियाँ जो हैं उनके स्केचेस, उनके फ्रेम्स और उनकी फ़ोटोज़ जो हैं वो इस म्यूज़ियम में नुमाइश के तौर पर रखी गई हैं। लेकिन अगर आप एक और चीज़ नोट करें तो आपने बहुत सारी, अब हम टॉम एंड जेरी की अगर बात करें तो उस बिल्ली को हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत सी कार्टूनिक पिक्चर्स हैं जो कि इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं। यहाँ पे देखिए ना कि मतलब कोई आपको पेंटिंग की सूरत में नज़र आ रही है, कोई स्केच की सूरत में, कोई कार्टून में, कोई 3D पेंटिंग्स भी इस पूरे म्यूज़ियम का और कैफ़े का जो है ना वो हिस्सा है। तो अगर हम ऑल ओवर बात करें तो ऑल ओवर इस कैफ़े को बहुत पसंद किया जा रहा है। और आने वाले कस्टमर जो है उनकी अट्रैक्शन पॉइंट ये भी है कि एक तो चलो खाना कुछ खाना है या नहीं खाना, अब देखिए जो बाहर से लेके अगर अंदर तक का पूरा एम्बियंस आप चेक करें तो ना सिर्फ बिल्लियों के लिए उन्होंने छोटे छोटे पॉट्स बनाए हुए बल्कि बिल्लियों का स्विमिंग पूल, बिल्लियों का टेबल, बिल्लियों के खाने के लिए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्होंने बेसिकली इस पूरे कैफ़े को अट्रैक्शन पॉइंट बनाया हुआ है और दे धड़ाधड़ ऐसे कस्टमर्स का रश लगा रहता है। तो भी अगर आप तेहरान के इर्द गिर्द हैं या तेहरान में हैं तो डू विजिट दिस कैफ़े, अगर आप पेट लवर या कैट लवर हैं तो भी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमारे फील्ड की है, यानी हमारी खबर है। कई दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है, बल्कि 2-4 दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि ऑन स्क्रीन जब आप लाइव होते हैं ना तो बहुत सारी हैपनिंग हो जाती है। मतलब कभी छींक आ जाती है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी आपको आवाज़ आ रही होती है पीछे बैकग्राउंड से, कभी नहीं आ रही होती है। और कभी कभी लाइव ऐसा होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल कुछ कवर कर रहे हो और इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना वो बिला वजह आपके अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं। सो अगर हम इस खबर की बात करें, अब देखिए एक हॉकी जो है वो हॉकी का एक मैच चल रहा है और इसमें एक रिपोर्टर जो है वो लाइव कवरेज कर रही है, बता रही है कि ये हैपनिंग है, यहाँ पर ये शाउट कर रहे हैं, ये शायकीन हॉकी जो है वो बैठे हुए हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बीच में कोई ऐसे कोई तमाशाई आ जाए, तमाशाई मतलब अब देखिए ना कोई आया होगा देखने के लिए ऑडियंस में,
वो किस टीम को सपोर्ट कर रहा है हमें नहीं पता। लेकिन भाई आपको क्या ज़रूरत है ना बिला वजह स्क्रीन के आगे आने की? इतना ही शौक है तो कोई मास कम्युनिकेशन करें, आप कोई पढ़ें लिखें और कोई सीखें और टीवी पे आने के बोलने के हुनर को कैश करें, अगर आपको टीवी पे आने का इतना शौक है। लेकिन ये आपको बताऊं कि एक खातून सहाफ़ी है जो कि कैमरे के सामने खड़ी हुई है और लाइव रिपोर्टिंग कर रही है, और अगर आप लाइव होते हैं तो आपके पास मार्जिन बिल्कुल नहीं होता। बल्कि आपको पता होगा, मेरे पास शो में आने वाले अक्सर गेस्ट ये पूछते हैं कि हम लाइव हैं कि रिकॉर्ड पे जा रहे हैं। तो जो रिकॉर्ड मटेरियल होता है जो कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे डालते हैं, उसमें आपके पास मार्जिन होता है कि अगर आपने कुछ बोला वो गलत हो गया, कोई स्लैंग निकल आ गया या फिर आपने कोई गलत बात कर दी, तो मार्जिन है, आप कोई बात नहीं उसको रिकॉर्ड कर लें। बट इफ़ यू आर लाइव तो ये अपने ये बोला और ये गया। अब यहाँ पे इस रिपोर्टर की मतलब मैं तो इसकी जो उसका जो हौसला है ना, मैं तो उसको सलाम करती हूँ। तो उसने अपने आप को डाइवर्ट भी नहीं होने दिया और साथ साथ सामने आने वाले जो तमाशाई था उसको भी रोका। अब ये देखिए लाइव रिपोर्ट कर रही हैं और रिपोर्टिंग बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कर रही है। पीछे पूरा स्टेडियम नजर आ रहा है कि शायकीन एक हॉकी जो है वो कितना इंजॉय कर रहे हैं। बीच में से कोई तमाशाई आता है और वो कैमरे के आगे आने की कोशिश करता है, लेकिन क्या खूबसूरती से रिपोर्टर ने माइक भी पकड़े रखा, कैमरे से आई कांटेक्ट भी बरकरार रखा और अपने हाथ से ऐसे करके पीछे नहीं किया उसको कि डोंट ट्राई टू कम लाइक इन माय फ्रेम, मेरे फ्रेम में आने की कोशिश ना करना, ये जसारत अगर तुम करोगे। अच्छा, उसके बाद अब ये जो है ना, समांथा इसका नाम है, रिपोर्टर का नाम है समांथा। अब समांथा ने इसके बाद क्या किया, ट्विटर पे गई और एक ट्वीट भी की। और ट्विटर पे जो की है उन्होंने ट्वीट, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप किस टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे, लेकिन आप सपोर्ट करने आए तो बैकग्राउंड में जाएं, शोर मचाएं और सपोर्ट करें। आपको क्या ज़रूरत है ऑन स्क्रीन आके शोर मचा के नारे लगाने की। खैर ये बहुत वायरल हुई वीडियो जिसमें उन्होंने अपने काम को भी बरकरार रखा। और जब आप काम करते हैं ना ऑन स्क्रीन, खासतौर पर टीवी पर रिपोर्टिंग हो, फील्ड में हो या स्टूडियो में हो, तो यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट द सेम प्लेस। मतलब आप ये इर्द गिर्द लोग हैं, आपने उनको भी मैनेज करना है। अगर आप स्टूडियो में हैं तो स्टूडियो में बैठे गेस्ट को भी मैनेज करना है। सो लाइव इज़ समथिंग। तो कोशिश क्या करें, बिला वजह तंग ना करें ऐसे लोगों को। आगे बढ़ते हैं, हमने आपको एक और रेस्टोरेंट का विज़िट कराना है। मतलब अगर हम बात करें तेहरान के इस रेस्टोरेंट की जो कि बिल्लियों का म्यूज़ियम भी था, अब साथ ही साथ लोग अगर खाने की फ़ील्ड की हम बात करें तो ये फ़ील्ड बहुत वास्ट होती चली जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब जद्दा में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसको फ़ाइन डाइनिंग का नाम दिया गया है। मतलब ये फ़ाइन डाइनिंग तो वैसे एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ख़ासतौर पर ये फूड फील्ड में, लेकिन इसको फ़ाइन डाइनिंग का नाम क्यों दिया गया है? वहाँ की एक शेफ़ है यास्मीन, अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ की जद्दा की शेफ़ हैं और काफ़ी मशहूर शेफ़ हैं। अब उन्होंने ज़ीरो वेस्ट प्राइवेट फ़ाइन डाइनिंग का ये मुनफरिद कॉन्सेप्ट लॉन्च किया अपने इस रेस्टोरेंट में। अब इसका मकसद क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो कहा यह जाता है कि सऊदी अरब में सालाना पता नहीं कितने अरब रियाल जो है उसका 40 अरब रियाल का जो खाना है वो ज़ाया होता है। तो उनका मकसद इस रेस्टोरेंट को बनाने का ये कि एक तो जो फूड ज़ाया होता है उसको हम आपके जो फजला होता है, ख़ास तौर पे जो खाद्य होती हैं उसको बनाने में हम उस खाने को इस्तेमाल करते हैं। बाद में उसी हमारी जो सब्ज़ियाँ और फल जो हम ख़ुद प्रोड्यूस करते हैं उन खादों का इस्तेमाल हम उनमें करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात जो है बेसिकली वो ये कि वो कहती हैं कि जितना भी बॉटल्स का इस्तेमाल है, मतलब अगर आप प्लास्टिक बॉटल्स की बात करें तो आपको पता है प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में भी हमने काफ़ी दफ़ा अपने शो में बात की है। प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए शी इज़ डूइंग रियली अमेजिंग जॉब। वो इसलिए बिकॉज वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा के उन्होंने प्लास्टिक की बॉटल्स के रुझान को भी कम किया है। सेकेंडली वो जो खाना बनाती हैं उस जो खाना बच जाता है और जो खाना बनाने में इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, वो कहती हैं कि मैं इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे इस्तेमाल करती हूँ जिसका ज़्यादातर हिस्सा ज़ाया नहीं होता। मतलब अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी भी खाने में इस्तेमाल होते हैं। तो आपको या तो छिलका उतारना पड़ता है या कुछ जो आपने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने खाने के अंदर वो खाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं और बाकी ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन इस फ़ाइन डाइनिंग ज़ीरो वेस्ट रेस्टोरेंट का मकसद ये है कि वो जो वेस्टेज है उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे रिप्रोडक्शन में। मतलब अगर आपने फल उगाने हैं तो वो भी ये खुद कर रहे हैं, और अगर आपने सब्जियों की बात करें तो सब्जियां उगाने के लिए भी उसी खाद को इस्तेमाल किया जाता है जो उनके वेस्ट से बनती है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको जद्दा में काफ़ी पसंद किया जा रहा है और इन शेफ़ को भी काफ़ी पजीराई मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली ख़बर पर चलते हैं। अगली ख़बर जो है बेसिकली वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है और कोविड-19 के बाद आपको जापान से ऐसी खबरें आ सकती हैं। चीन और जापान आपको पता है बहुत आगे हैं। वहाँ की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जापानी कंपनी, जिन्होंने टेबल वॉश बेसिन, ये पोर्टेबल है,
मतलब अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि 1 मिनट से कम में ये असेंबल हो जाता है और आप इसे कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये जो पोर्टेबल वॉश बेसिन इंट्रोड्यूस कराया है जापानी कंपनी ने, आपको बल्कि दिखा देते हैं। अगर आप बात करें कोविड के एरा की, तो आपको याद होगा हमें तो 3 चीज़ें सिखाई गई थी। एक, आपने मुंह पे मास्क लगाना है, दूसरा आपने हाथ नहीं मिलाना, तीसरा आपने हर वक्त अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। और सैनिटाइज करने की अगर हम बात करें तो आपको पता है अल्कोहल का उसमें मिक्सचर होता है, वो आपके हाथों को फॉर द टाइम बिंग तो जरासीम से साफ़ कर देता है, बट फॉर लॉन्गर रन आपको अल्टीमेटली जब तक हम हाथ साबुन से धो नहीं लेते हमें भी सुकून नहीं आता। तो वो प्रैक्टिस हमने काफ़ी ज़्यादा की, लेकिन उसके बाद अब ये जो पोर्टेबल वॉश बेसिन उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, यू कैन कैरी इट एवरीवेयर विद यू। लाइक अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, यू आर जस्ट गोइंग समवेयर जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े, आप घर में हैं या घर के अलावा किसी और के जगह पे आपको जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी अब आप जो सैनिटाइज़र है उसकी जगह पे ये पोर्टेबल वॉश बेसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अच्छी बात ये कि इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा ये कि आपको अभी लग रहा है कि वॉश बेसिन है, नीचे उसका एक थोड़ा सा एरिया बनाया हुआ है जिससे ये आपको पूरा एक थोड़ा साइज़ में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो इसको असेंबल भी किया जा सकता है और इसको असेंबल करके आप इसे कैरी कर सकते हैं और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब वो तमाम लोग जो हाथ धोने की हाइजीन की जिनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो कोई ज़रूरत नहीं आपको सैनिटाइज़र। अच्छा, वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उनको फोबिया होता है सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करने का, उनको कहा जाए ना तो आपको पता होगा वो कहते हैं कि नहीं ये भी तो हाथों पे लग जाता है ना, तो आप हाथों पे ना लगाएं। तो ये वॉश बेसिन जो पोर्टेबल है इसे उठाएं, कैरी करें, जहाँ जाना है जाएं और जहाँ हाथ धोने हैं वहाँ धो लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल मैंने खबर देखी तो मैंने सोचा ओ माय गॉड, वैसे गधों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, हर जगह बहुत ज़्यादा है, और हम नॉर्मली भी ये स्लैंग यूज़ करते हैं। किसी को हमने कहा ना कि बेअक्ल है तो हम कहते हैं गधा है या गधी है ये लेकिन आपको पता है इनकी पॉपुलेशन में बड़ा इजाफा हो गया। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न बिहाइंड, लेकिन आपको पता है कि मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ है। मतलब गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा होने की, 57 लाख पहले इनकी तादाद थी सालाना, अब इनकी तादाद जो है वो 58 लाख हो गई है। मतलब कितना इजाफा हुआ? 1 लाख का। और अगर हम म्यूल की बात करें, मतलब घोड़ों की तादाद की बात करें, तो घोड़ों की तादाद में 4 लाख का इजाफा हुआ है। अब हम खच्चरों की बात करें, यानी हम म्यूल जिसे कहते हैं उसकी बात करें, तो उनकी तादाद में भी अच्छा खासा 2 लाख का इजाफा हुआ है। खबर तो बेसिकली गधों के बारे में है, लेकिन चूँकि हमारे पास जो अदाद शुमार है वो ये भी है कि अगर हम भेड़ों की बात करें तो उनकी तादाद में भी 3 लाख का इजाफा हुआ है। बकरियों की बात करें तो उनकी तादाद में भी कहा जा रहा है कि 4 लाख का इजाफा हुआ है। तो भाई आबादी सिर्फ इंसानों की नहीं बढ़ रही, जानवरों की भी बढ़ रही है। लेकिन अब ये तादाद जो, अगर मैं वैसे बात करूँ, मैं जब नॉर्दर्न साइड को विज़िट करती हूँ तो ये नॉर्थ साइड पर अगर आप जाएँ तो वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान ख़ास तौर पे, जब वहाँ पर शारा कराकरम की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहाँ बहुत सारे डैम्स बन रहे हैं, चाइनीज़ बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो मुझे ये बताया करते थे कि यहाँ पर गधे जो है बिल्कुल नापैद हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि चूँकि आप चाइनीज़ को पता है कि दे आर लाइक फ्री काइंड ऑफ बर्ड्स जो कि कुछ भी खा लेते हैं, तो वहाँ जितने भी गधे थे वो आपको नज़र नहीं आते सड़कों पे, क्योंकि वो खा चुके हैं इनको। लेकिन अब एक दोबारा से ये जो रिप्रोडक्शन वाला सिलसिला है वो शुरू हुआ है, और ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड, नॉर्थ साइड, बल्कि अगर आप मेन स्ट्रीम एरियाज़ की बात करें तो इनकी तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ है। और साथ से हम चूँकि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हमने कोविड-19 के एरा में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी किया है कि चूँकि तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, इंसानों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन चूंकि जब इंसानों की आबादी बढ़ती है तो आपको पता है गधों का इस्तेमाल और भी बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है। मतलब अगर आप सामान ढालने की बात करें या गधा गाड़ियों की बात करें, तो अभी भी लाहौर शहर में या गांव की साइड की अगर हम बात करें तो बाकायदा ज़रिया मौज का तरीका है। मतलब गधा गाड़ी जो है उसको सामान लादने के लिए और खेती बाड़ी के लिए, इस तरह के काम के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली अब तादाद बढ़ना एक अच्छी बात भी हो सकती है, और ये खबर थी डिफरेंट तो सोचा आपको दे देते हैं। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। क्विक हमने ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बजट अगर आज के ट्रांसमिशन की बात की जाए, जो कि ख़ुसूस तौर पर पब्लिक न्यूज़ पर आप देखेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारा भी एक ख़ुसूसी सेगमेंट है इस हवाले से, क्योंकि अगर हम 2023 और 24 के सालाना बजट की बात की जाए तो 14,500 अरब जिसका हुजूम रखा गया है, जिसमें वफाकी तनख्वाहों, पेंशन्स और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पर काम करने के लिए एक बजट मुख्तस किया गया है। बड़े इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। किस किस चीज़ों में? वफाकी जो वज़रा हैं, वफाकी तमाम मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहों में, पेंशन में, और इसके साथ साथ अलाउंसेस में भी इजाफा किया जाएगा।
नौजवानों की तरक्की की बात की जाए, ख़वातीन की और किसानों की तरक्की के लिए इनकलाबी प्रोग्राम नाम दिया गया है, जिसके लिए बड़ी खतीर रकम फ़ंड्स की सूरत में मुख्तस की गई है। इसके अलावा अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुशीरान की ब्रीफिंग की बात की जाए तो ब्रीफिंग में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मुलाज़मीन की पेंशन में 20% और तनख्वाहों में 30% इजाफा किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं इसमें काम करने की ज़रूरत है। आप खेल की बात कर लें, आप सेहत की बात कर लें, आप तालीम की बात कर लें। ये बजट कितना डिस्ट्रीब्यूशन के एतबार से बेहतरीन होगा या कितना हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर बात की जाए मुल्क की सियासत की तो हाँ, अलबत्ता इस वक्त अगर पाकिस्तानियों की हम बात करें तो ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो या PDM की अगर हम बात करें तो तमाम सियासी जमातों के गठजोड़ के बावजूद भी इस वक्त आम लेमैन, एक आदमी, एक पाकिस्तानी, एक सिटीज़न शदीद मुतासिर है। उसे नहीं पता कि सियासी सूरत हाल किस हद तक ख़राब हो गई है, सियासी मंजरनामे पे कितनी आपको तब्दीली नज़र आ रही है, बेयकीनी की सूरत हाल कितनी बढ़ गई है। नज़र आ रहा है तो सिर्फ ये कि मेरे घर का बजट आउट है, तो घर के बजट को मैनेज करने के लिए मुल्की बजट जो पेश किया जा रहा है, जिसका हुजूम एक बार फिर से आपको बता दूँ, जो कि आपको सुबह से आप सुन भी रहे होंगे, 14,500 अरब जिसका हुजूम रखा गया है। अब इसमें किन किन सेक्टर्स पर काम किया जाएगा? अगर हम बात करें कल के इक़्तिसादी सर्वे की, तो जो कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार की जानिब से पेश किया गया, तो उन्होंने बहुत सारी बातें पिछली माजी की अपनी हुकूमतों की भी की, जिसको रिकॉल करना भी शायद ज़रूरी है। उन्होंने कहा 2013 में जब हमने हुकूमत संभाली तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, इसमें बिजली का शदीद फुकदान था, इसमें गैस की ना होने के बराबर थी, जिसमें दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस भी हमने फेस किए, लेकिन इन तमाम को ओवरकम करके GDP को बेहतर किया, उसके साथ साथ महंगाई की शरह को कम किया या तरक्की की शरह को बढ़ाया, या बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर हमने काम किया जिसके बाद मुल्क की सूरत हाल तक काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। लेकिन उसके बाद सूरत हाल ख़राब हुई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने होल्ड संभाला, और होल्ड संभालने के बाद ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। लेकिन अब अगर इस इनकलाबी प्रोग्राम की बात करें तो नौजवानों को, किसानों को और ख़वातीन की तरक्की के लिए बिलासूद कर्ज़े फराहम किए जाएंगे, जिसके लिए बड़े फ़ंड्स जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। एक बार फिर से कर्ज़ा या जो भी इस पर सूरत हाल है, हमारे साथ शकील रामे मौजूद हैं, माहिर मुआशरात, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर आज सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरी आवाज आ रही? जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ऑलराइट सर, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, जिस पर हमें बात करने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल अगर सारा सिनेरियो स्केच करें तो फाइनली वी आर द पॉइंट कि पिछले बहुत सारे महीनों से IMF की एक किस्त की हम बात कर रहे थे, मशरूत किस्त की, जिसकी सारी शर्तें हमने पूरी की, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी हम इंतज़ार में ही हैं। अब ये बजट जो सर पेश किया जा रहा है, इसका हुजूम 14,500 अरब है। हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या आपको लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इस हवाले से क्या होनी चाहिए? अभी तो हम पूरी होने की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट को ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक बजट बनाना चाहिए। ओके, इसको इलेक्शन बजट की तरफ ज़्यादा नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर किया तो ये कुछ माह में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। क्योंकि अगर हम अभी नोट कर देते हैं, गवर्नमेंट कहती है जी हम ये भी देंगे वो भी देंगे, अगर कुछ माह बाद जब इलेक्शन होना है उसके बाद अब नई हुकूमत आती है, बेशक PDM की आ जाए, तो PDM भी इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो वादे पूरे कर सके। तो फिर इसका मतलब ये है कि वन से दोबारा उसी साइकिल में चले जाएंगे जिसमें हम इस वक्त हैं, जिसमें हम बात करते हैं जनाब कि हमारे बहुत सारे लोग एजिटेट कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, मुलाजमीन बात कर रहे हैं। तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक बजट बनाना चाहिए। इसी तरह जो अपोजिशन है PTI, उसको भी ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। बेजा इसको तनकीद करना या बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या कहते हैं बड़ा पेश करना कि ये हम होते तो पता नहीं क्या कर लेते, तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए। अगर कल इलेक्शन होती है तो PTI की हुकूमत आ जाती है तो लोग फिर उनसे पूछेंगे जी आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे तो उस वक्त, तो अभी आप कहाँ हैं आपके वो दावे? क्योंकि हमने जो पीछे हम देखें ना कि अभी हम बात करते हैं कि हमारी इकनॉमिक सिचुएशन की हम बार बार बात करते हैं बड़ी ख़राब है। इसमें दो तीन चीज़ें समझने वाली होती हैं। नंबर एक, इकानमी कभी भी 5-10 साल में ख़राब नहीं होती, ना ही ठीक होती है। इकानमी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस मैस में अगर पहुँचे हैं तो तमाम जो गवर्नमेंटें रही हैं पिछले को 3-4 दहाइयों में, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट थी, PMLN की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, या किसी परवेज़ मुशर्रफ की थी, या किसी की भी थी, वो सारी बराबर की कसूरवार है। क्योंकि उन्होंने अपने दौर में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया कि जो इकानमी की तरफ धकेल दिया।
मतलब आप देखें, हम पीछे जाए तो पीपी ने जो 1994 में पावर पॉलिसी पेश की थी, उसकी वजह से आज हम सर्कुलर डेट में हैं, जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा चोकिंग पॉइंट बना हुआ है इकानमी का। हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है और हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही। एक वो पॉलिसी की हम बात करते हैं, फिर अभी देखें जो क्या कहते हैं, इसी तरह PMLN की बात कर रहे हैं, अभी PTI की गवर्नमेंट गई, इन्होंने कोविड-19 के दरमियान 10 बिलियन का जो कर्ज था वो लिया। 10 बिलियन US डॉलर मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने 1800 अरब रुपया मजीद एक्यूमुलेट किया कर्ज में। आपने कहाँ खर्च किया कोई पता नहीं चल रहा। तो इसी तरह जितनी भी ये गवर्नमेंट आती रही है पास्ट में, उन्होंने बेट इसमें अपना हिस्सा डाला है। एक चीज़, दूसरा हमारी जो इकानमी है ये जो बजट मेकिंग है, जो इकानमी है जी हाईजैक हुई है। हम IMF की बात करते हैं बिल्कुल और ये क्या कहते हैं, एक बहुत ही बुरा किस्म का लैंडलॉर्ड साबित हो रहा है, जो कर्ज देने वाला साबित हो रहा है। मगर जो हमारी डिबेट है बजट के बारे में, इकानमी के बारे में, वो भी हाईजैक हो चुकी है। अब आप देखें, जब आप टीवी पे बैठते हैं, आप देखें आपको मुख्तलिफ कंसल्टेंट नज़र आते हैं, थिंक टैंक नज़र आते हैं, NGO नज़र आती हैं, वो बातें कर रहे हैं कि जिसका शायद अवाम से कोई तलक नहीं हो, बहुत कम तलक होता है। उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे किसी बड़ी NGO के साथ, वर्ल्ड बैंक है, मैं उनके साथ वही पॉलिसी टो कर रहे होते हैं। इसी तरह हम अभी देखेंगे, हम जो इकानमी पे बिठाते हैं वो बिजनेस कम्युनिटी क्या जी, कोई मिलों के ऑनर है या चैम्बर का कोई प्रेसिडेंट है, इस तरह की चीज़ें हैं। उनका आम आवाम से कोई नहीं है, वो सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं या अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इकानमी पे डिबेट थी वो गायब हो चुकी है। अब या तो आपके इंटरेस्ट ग्रुप की डिबेट है या कुछ और है, यानी कि लोगों की डिबेट है। इसमें जो लोग हैं जिसके हम बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि आम आदमी को अगर आपने समझना हो तो रिसेंट हिस्ट्री में एक नारा लगा था, वोट को इज्जत दो। वो वोट ही देता है बस बेचारा, उसके बाद उसकी इज्जत नहीं उसको मिलती, सिर्फ वोट की इज्जत है, वोट देने वाले की इज्जत नहीं है। इसी तरह जो पूरी डिबेट चल रही है, इसमें अवाम का इतना ही तलक होता है कि उसका नाम लिया जाता है। अब जो उन्होंने करना होता है या नहीं करना होता, वो किसी उन बेचारों के वहमो गुमान में भी नहीं पता होता क्या होना है, क्या नहीं होना है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि आपने कहा कि ये बजट जो है वो इलेक्शन बजट है, ये हमें भी नज़र आ रहा है बज़ाहिर देखने में। जो बातें अब तक हमें पता लगी हैं, मतलब इसमें हम वफाकी बात करें, तनख्वाहों में, पेंशन में, अलाउंसेस में इजाफे की बात करें, इसमें 30% जो है वो तनख्वाहों में, 20% जो है वो पेंशन में। इसके अलावा जो प्रोग्राम शुरू करने की बात की जा रही है, जिसको हम इनकलाबी प्रोग्राम का नाम देंगे, इस पर फ़ंड्स और कर्जा बिला सूद कर्जे नौजवानों को दिए जाएंगे, किसानों के लिए, ख़वातीन के लिए, इस तरह की तरक्की प्रोग्राम शुरू करने की बात की जा रही है। सर, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स वाला सेशन, द तालीम वाला, और उसके अलावा सेहत वाला, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हमने सर पिछले दिनों में ना एक कंपैरिजन किया था बांग्लादेश का, 52 साल पहले हमसे अलग हुआ है। सर, अगर ज़र मुबादला की ज़खायर की बात करें तो 67 का टारगेट था और 65 उनके पास मौजूद है। हमारे पास 4 अरब डॉलर मौजूद है सर, और वो भी हमारे पास वो मौजूद है जो कि दोस्त ममालिक ने हमें कर्जा दिया है। इट्स अ परफेक्ट टाइम टू कंपैरिजन ऑल दीज थिंग्स। आप क्या समझते हैं कि इन सेक्टर्स पर अभी तक उस तरह से बात नहीं की जा रही? क्या ओब्लाइज ही किया जाएगा अगेन फिर इस बजट में? देखें, पहली बात तो यह, जो बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करते हैं उसका पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अब नहीं बनता सर। रीज़न ये है, नहीं, मैं आपको जो एक चीज़ में डिस्कस नहीं होती जी, चाहे जो बांग्लादेश है वो लीस्ट डेवलप कंट्री है और उसको इतनी प्रिविलेजेस मिलती हैं पूरी इंपोर्ट में, सारी मार्केट कैप्चर में। आपका सोच है। अब बांग्लादेश में जो डिबेट सबसे बड़ी उनको जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो कहते हैं जी कि आप उनको कहा जा रहा है कि आप डेवलपिंग कंट्री की स्टेज में आए, आप लीस्ट कंट्री की आप स्टेज से निकल चुके हैं। उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि अब हम कैसे आए, क्योंकि जैसे वो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री की स्टेज में आएंगे, जैसे पाकिस्तान स्टेटस में आएंगे ग्रुप में, तो उन पे जो बाकी जो प्रिविलेजेस है वो खत्म हो जाएंगी। तो फिर उनको कम्पीट करने का फिर पता चलेगा। एक चीज़, दूसरा, आप बांग्लादेश डेटा निकाल के देख लें कि पिछले 10 साल में उनकी कर्ज कितना बड़ा है, उनकी पॉवर्टी कितनी बड़ी है, तो आपको पता चल जाएगा। ये चंद लोग अमीर होने से मुल्क अमीर नहीं होता है कि आप जिसमें बात करते हैं कि ज़र खाद आ गया, ये आ गया। अगर इतना बड़ा है, ज़र मुबादला पड़ा, फॉरेन रिजर्व बढ़े हैं, तो उसका कर्ज क्यों बढ़ रहा है? इस वक्त उनका कर्ज सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। एक्सपोर्ट पे बहुत काम किया जा रहा है। आप देखते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जो एक्सपोर्ट में है, उनको ये एज है कि वो लीस्ट डेवलप कंट्री है, तो उसको बड़ी प्रिविलेज मिलती है, जिसकी वजह से वो हमें नहीं मिलती। बहुत सारी मार्केट है, या US है, यूरोप है, वहाँ उनको ड्यूटी फ्री जाते हैं, टैरिफ उसमें नहीं होता। बहुत किसी ने, हम उनको कम्पीट ही नहीं कर पाते क्योंकि तो सारी की सारी होती हैं, क्या कहते हैं कि प्रिविलेज है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि बजट किया लोकेट,
देखिए मैं फिर वो बात करूंगा, फंडामेंटल को ठीक करने की जरूरत है। नौजवान तब कर्जा लेके कुछ काम कर सकता है अगर उस पर कोई स्किल हो। हमने जो एजुकेशन है या स्किल है वो तो हमने प्राइवेटाइज कर दी है। आपको पता है इस वक्त यानी कि जो मेरा ना 44% जो हमारे किड्स हैं, बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अब जो आपको बड़ी यूनिवर्सिटी आती है आपको लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, या जो अभी गवर्नमेंट की भी है, पब्लिक प्राइवेट भी है, वो इतनी महंगी हो चुकी है कि आम बंदे की पहुंच से बाहर है। आप स्कूल में जाएं आपको फीस का पता चल जाएगा कहाँ किधर है। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये कि हमने प्रोवाइड करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये सारी ड्रामेबाजियाँ होती हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब पता तब चलेगा जब ये होंगे, जब ग्राउंड पे आएंगे। किसानों की बात होती है, हमने कोई पिछले 50 साल, मैं भी कोई 20-25 साल से मैं इस बजट को देख रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ। हर दफ़ा को गवर्नमेंट आती है जी हम एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लेके आ रहे हैं। कभी किसान कार्ड आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। किसान बेचारा वहीं का वहीं है, क्योंकि आपकी टारगेटेड सब्सिडी नहीं है, आपकी ब्लैंकेट सब्सिडी है, जिससे बड़ा किसान तो फायदा उठा जाता है, जो लैंडलॉर्ड होते हैं इस तरह की। अब देख रहे हैं एक मिसाल है, अगर आप एक 10,000 की चीज़ आ रही है उसमें 1,000 का आप दे देते हैं, सब्सिडी दे देते हैं, गरीब आदमी कहाँ खरीदेगा? वो तो वो खरीदेगा जिसके पास पैसे हैं। इसका मतलब आपने पैसे वाले को सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जब मैं बार बार बात करता हूँ, जब आप फंडामेंटल ठीक नहीं करेंगे, बाकी फिर आप बजट पे लगे रहें जैसे भी ये लगा, आपकी मर्जी है। और टॉप ऑफ दैट हमने कुछ साल दहाइयों से अपनी जो इकानमी है, हमने बैंकर्स और अकाउंटेंट्स के सपोर्ट है। हमारे आपको इकानमी के एक्सपर्ट नज़र नहीं आते हैं जो कि इकानमी की बात करें। आपको या तो बैंकर नज़र आते हैं या आपको अकाउंटेंट नज़र आते हैं जो कहते हैं हम इकानमी चला रहे हैं। देखिए बैंकर और अकाउंटेंट जो होते हैं ठीक है, वो उनका अपना मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होता है, मगर इकानमी इज अ बिगर पिक्चर। अच्छा शिकिल साहब, इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि एक्सपेक्टेशंस की मैंने शुरू में आपसे बात की थी। अब आम आवाम जो है वो अभी फॉर द टाइमिंग, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ये बजट इलेक्शन है तो फिर रिलीफ तो मिलेगा, और वो रिलीफ ही उनको चाहिए, और जिस तरफ उनको रिलीफ मिलेगा और जैसे उनको रिलीफ मिलेगा वो उस वक्त उस चीज़ की तरफ डाइवर्ट भी हो जाएंगे। सर ये जो आप बात कर रहे हैं तमाम तर, अगर हम टैक्सेस की खासतौर पर स्पेसिफिकली बात करें, विद होल्डिंग या तमाम चीज़ों को लेके, सर कितना बजट में आपकी सजेशन के मुताबिक रिलीफ आवाम के लिए किन सेक्टर्स में होना चाहिए जिस पर काम किया जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर इलेक्शन बेस्ड हो तो? देखें, रिलीफ से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिव सोर्सेज की तरफ जाना है इस वक्त। मसलन अगर हम इस वक्त एग्रीकल्चर पे ध्यान दें, एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करें, तो ये हमारे बहुत से मसाइल को हल कर देगा। हमारा सिक्योरिटी का इशू हल हो सकता है, हमारी जॉब जनरेशन का इशू हल हो सकता है, हमारी यानी कि फूड की प्राइसेस हैं वो कम हो सकती हैं अगर हम ये लोकल फूड प्रोड्यूस करें। इस साल देखें ना कि हमने 10 बिलियन के इर्द गिर्द तो हमने खाना ही इंपोर्ट किया है। जब आप खाना इंपोर्ट करते हैं डॉलर बढ़ता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो ये जो हमें एग्रीकल्चर पे ध्यान दें, जो रिलीफ की बात अभी जो बात कर रहे हैं 20% बढ़ाना है या 30%, तो ये बढ़ा देखने के, ये एक तो डोमेस्टिक रिसोर्स से बढ़ाना है तो वेल एंड गुड। अगर कर्ज लेके बढ़ाना है तो कल को हमारे ही ये हड्डियों से निकलेगा। अभी तो हमें नजर आ रहा है ना कि यानी कि ये हमें बड़ा रिलीफ मिल गया, पर कल फिर कर्ज आएगा तो हमने पे करना, उनको पे नहीं ना करना। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक बात। ठीक है शकील साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग अगर रिलीफ मिल भी जाएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें बाद में ही उसके साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो उठाने पड़ेंगे। बट ऑल दो वी हैव टू वेट टिल 3 or 4 o'clock, देखना ही पड़ेगा कि आज के जो पेश किया जाएगा बजट वो पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद साबित हो सकता है और आवाम में उसको कितना रिलीफ नज़र आ रहा है। खैर हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सेगमेंट जो है बेसिकली वो आप रिवाइवल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉलीवुड तो बॉलीवुड का हम बहुत बात करते हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ की डायरेक्शन की प्रोडक्शन की हम बहुत बात करते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर इन मूवीज़ को रिकगनाइज़ भी किया जाता है, सराहा भी जाता है, और इसके अलावा इनकी तरक्की के लिए मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत हमें लगता है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो ड्रामा इंडस्ट्री को फ्लरिश होता हुआ देख कर ओवर द ईयर्स अब हम काम कर रहे हैं लॉलीवुड पर, जिसने बहुत ज़बरदस्त काम भी किया है। अगर हमारे एक्टर्स की बात की जाए, एक्ट्रेसेस की बात की जाए, हमारे सीनियर्स की, लेजेंड्स की बात की जाए, दे आर ऑन देयर पॉइंट, जहाँ पर उन्हें कोई भी मीट नहीं कर सकता ऑल ओवर द वर्ल्ड।
बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट कैंस फिल्म फेस्टिवल, तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर जाना पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। लेकिन अगर ज़रार खान की डायरेक्शन की इस मूवी की बात की जाए, इन फ्लेम्स की, तो कांस फिल्म फेस्टिवल में ना सिर्फ स्टैंडिंग ओवेशन बल्कि बहुत सारी अप्रिसिएशन, और अगर हम बात करें डायरेक्टर फोर्टनाइट की, तो वहाँ पर रिकग्नाइज कराना पाकिस्तान के लिए यकीनन एक प्राउड की बात है। और ये प्राउड हमारे साथ शेयर करेंगे अदनान शाह टीपू, हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान का बड़ा नाम है अदाकारी में, उनको कोई भी इस वक्त हम अगर पाकिस्तान में देखें तो ऐसा कौन सा घर, ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पर उनको जाना नहीं जाता होगा। और अब वो पाकिस्तान की यकीनन एक ऐसा फेस जो कि पूरे पाकिस्तान को पोर्ट्रे करके आए हैं कैंस फिल्म फेस्टिवल में। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद। और सर, आपको पहले सबसे तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से बहुत मुबारक हो टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड इन कैंस फिल्म फेस्टिवल। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, खासतौर पर कैंस फिल्म फेस्टिवल का और फिर इन फ्लेम्स में काम करने का। दोनों एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब थे और द काइंड ऑफ रिसेप्शन वी हैड एट कांस फिल्म फेस्टिवल वाज माइंड ब्लोइंग। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला हमें इतनी इज्जत से नवाजेगा। इन फ्लेम्स में काम करना, ज़रार खान के साथ पहले भी काम किया हुआ था। द टीम वाज ब्रिलियंट और द बेस्ट थिंग अबाउट ज़रार इज़ दैट कि उसे पता है कि वो क्या चाहता है। ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स और उसकी क्लैरिटी इस फिल्म में भी नज़र आती है। एंड द काइंड ऑफ सब्जेक्ट ही कम्स विद इज़ अमेजिंग। उसकी सब्जेक्ट की चॉइसेस बहुत आला हैं और ही सेज समथिंग, वो कुछ कहना चाहता है। ही हैज lot to say, lot to offer, and I'm so happy that I'm part of In Flames and I went to Cannes Film Festival. It was beautiful. सर, वी आर हैप्पी टू सी दैट, लाइक अगर हम इसे पाकिस्तानी कैनेडियन ये बेस्ड मूवी है और हॉरर मूवी है, और अगर आप डायरेक्शन की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो अनम अब्बास को प्रोड्यूस कर रही हैं और फिर आपने काम किया रमीशा नवाल के साथ। बड़ा एक पैकेज जो हम फुल देख सकते थे ना, वो हमने देखा ऑन वहाँ पर, तो बहुत अप्रिसिएशन मिली। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी अवाम, तो जहाँ पर इस तरह की मूवीज़ को, इससे पहले भी हमने मूवी की बात करें तो कैंस फिल्म फेस्टिवल में तो अप्रिसिएशन मिल जाती है, बट पाकिस्तान में इसको शोकेस करना, आवाम को जो मैसेज इस तरह के डायरेक्शन के थ्रू देना चाहते हैं, कितना ज़्यादा ज़रूरी है सर इसको पाकिस्तान में भी शोकेस करना? किसी बहुत बड़े आदमी ने एक मरतबा कहा था, गुड फिल्म्स नीड गुड ऑडियंस। अब ये कुछ हर जिम्मेदारी तो डायरेक्टर की, एक्टर की, राइटर की, प्रोड्यूसर की तो नहीं है, कुछ जिम्मेदारी अवाम की भी तो है ना। हम हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते रहते हैं। ये खाली हॉरर तो एक बड़ा सा मेन लफ्ज़ आपने पिक कर लिया, लेकिन दिस फिल्म सेज अ लॉट। इट्स आल्सो अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट कि जब अगर वो चाहें, if they show courage, if women show courage, they can live strongly in the society, and this film teaches us that कि yes, if you stand, तो फिर अल्लाह में आपके साथ खड़ा हो जाता है। फिर आप जिस तरह की भी नेगेटिविटी या जो भी evils of society होती हैं, you can deal with that. सर, टेल अस समथिंग अबाउट द मूवी। अगर ओवरऑल बात करें तो अप्रिसिएशन कैंस फिल्म फेस्टिवल में तो हमें मिली, और वो यकीन पाकिस्तान के लिए एक प्राउड की बात है, हमारे लिए, आपके लिए। लेकिन ओवरऑल जो मैसेज और जो डायरेक्शन के थ्रू पैगाम देने की कोशिश की गई है सर, वो क्या था? वो आपको, मतलब जब आपने पिक किया तो व्हाट वाज द पॉइंट, जब आपको लगा कि नहीं, आई शुड गो फॉर दिस बिकॉज दिस समथिंग लाइक जो टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, व्हाट यू फाइंड एट दैट टाइम? I just trusted ज़रार खान। अब मैंने उसके साथ पहले भी स्ट्रे डॉग्स की हुई थी और आई न्यू कि वट एवर द सब्जेक्ट, देन व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगा। और अगेन ही इज़ वेरी प्रिसाइज। उसके साथ काम करने का प्रोसेस का बहुत मज़ा आता है। ही इज़ वेरी क्लियर, कोई शोर शराबा नहीं, कोई क्या कहते हैं, एक होता है ना कि क्लैरिटी ऑफ थॉट, एंड और फिल्म वाज एडिटेड वेरी वेल। और जिस तरह से उसने, मुझे लगता है हम फिल्म जब शूट भी कर लेते तो असल फिल्म टेबल पे बनते हैं। व्हाट यू वांट टू से, हम अक्सर ड्रामास देखते हैं, हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन हम औरतों के एम्पावरमेंट की जब भी बात करते हैं उनको हीरो नहीं बनाते, उनको मजलूम ही मजलूम रख के छोड़ दिया जाता है। बट दिस फिल्म में द गर्ल्स एंड द मदर स्टैंड अप एंड दे गिव अ पंच, एंड दैट पंच, दिस द वे इट्स टोल्ड, द वे इट्स पोर्ट्रेड इज ब्यूटीफुल, ऑसम। सर, वी नीड दैट पंच टू वेक अप आवर ऑडियंस। खास तौर पे अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो मैंने कहा कि अब रिवाइवल की तरफ हम जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं टू प्रोड्यूस समथिंग आफ्टर द टीवी, क्योंकि टीवी पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि आपके ड्रामे समेत पाकिस्तान के ड्रामों को जो कि टीवी पे चलते हैं पूरी दुनिया में बहुत सराहा जाता है, देखा जाता है। अब बॉलीवुड के रिवाइवल के लिए सर कितना ज़रूरी है? जॉयलैंड की अगर हम बात करें तो पता नहीं पूरी दुनिया में से कितना पसंद किया गया, लेकिन सेंसर बोर्ड और ये चीज़ें ऑल दैट हमने उसको यहाँ पर शोकेस नहीं किया। और इस तरह की चीज़ें किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, इन योर थॉट्स, योर काइंड रिव्यूज? देखिए, मैं तो एक एक्टर हूँ, मेरा काम है एक्टिंग करना। अब ये काम तो कर दो जो कल्चर
वी नीड टू हैव सम कल्चरल पॉलिसी। पैमरा भी है, फिर आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आपको बहुत देखभाल के काम करना पड़ता है सब्जेक्ट्स की, उस तरह से हमारे यहाँ आज़ादी नहीं है जैसी पूरी दुनिया में होती है। ये तो जितने भी थिंक टैंक है हमारी इंडस्ट्री का, या जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उनको चाहिए एक पॉलिसी बनाएं कि इस तरह की, जैसे सिनेमा में आप लिख देते हैं कि जी 16 के लिए, ये 18 के लिए है, दे शुड बी नॉर्म्स लाइक दैट, पीपल शुड हैव अ चॉइस व्हाट दे वांट टू सी। और अगर सर कैंस के खास तौर पे हम बात करें तो वहाँ पर ऑल्दो हमें तो माशाल्लाह अप्रिसिएशन मिली, लेकिन उनके जो फीडबैक था, जो रिव्यू था, व्हाट वाज दैट? अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ऑब्वियसली माशाल्लाह आपकी एक्टिंग की बात करें, सो व्हाट काइंड ऑफ परसेप्शन नाउ दे हैव अबाउट पाकिस्तान नाउ? इतना कुछ पाकिस्तान में पिछले दिनों में ख़राब चल रहा था, जो आपका इमेज है वो बहुत मैटर करता है। तो इट हेल्प, देखिए आर्टिस्ट जो होता है वो किसी भी मुल्क का, वो अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज पेश करते हैं, और इससे आपके मुल्क का इमेज सॉफ्ट होता है कि वहाँ भी पता चलता है कि पाकिस्तान में भी बहुत आर्टिस्टिक लोग रहते हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, और दे आर आल्सो ह्यूमन लाइक देम एंड दे आर आल्सो पार्ट ऑफ देम। वी नीड टू बी, क्या कहते हैं कोलैबोरेट विद द होल वर्ल्ड। सारी दुनिया एक हो गई, इट हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज, एंड आई डोंट नो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हम दुनिया के साथ मिलके नहीं चल रहे। और सर दे बेसिकली अप्रिशिएट द टैलेंट और स्किल्स और आर्ट, वो सरहद मतलब कोई सीन नहीं है कि कोई सरहद का किसी कोई अमल दखल है नहीं, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, या किसी भी दूसरे मुल्क से हो। सर आपको इस बीइंग एन एक्टर आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान के उस इमेज को जो आप माशाल्लाह अच्छा पोर्ट्रे करके आए हैं, मज़ीद बेहतर करने के लिए थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर एक्टिंग हो गई, फिल्म हो गई, ड्रामा हो गया, हम पाकिस्तान के अच्छे इमेज को मज़ीद भी पोर्ट्रे कर सकते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट वी शुड वर्क ऑन? बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक जो वजीर, जो भी कल्चर के वजीर हैं, आपकी कल्चरल पॉलिसी होनी चाहिए। आपको पहले भी हमारे ट्रूपे जाते थे, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट शुड सेंड द ट्रूपर्स, शुड सेंड दोज ड्रामाज, थिएटर के ड्रामाज हैं, जैसे हमने एक प्ले किया था जिन्हें लाहौर नहीं किया। मैं कहता हूँ अगर वो पूरी दुनिया में दिखाएं लोगों को, तो गवर्नमेंट को भी तो अपने इमेज के लिए कुछ करना चाहिए ना, सारे काम, और अवाम को भी कुछ करना चाहिए ना। आप जो जिन ड्रामों में डांस या ऐसी की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जब कोई बंदा सीरियस प्ले लेकर आता है, आप उसको देखते नहीं हैं, तो आप हल्लड़बाजी करना शुरू कर देते हैं या ऐसी हरकतें करते हैं जिससे जो सीरियस काम करने वाले लोग हैं वो थोड़े से पीछे आ जाते हैं। तो एवरीबॉडी, हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर मैं एक्टर हूँ तो मुझे ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। इसी तरह जो भी गवर्नमेंट आती हैं, दे शुड थिंक अबाउट द आर्ट एज वेल, अपने कल्चर के बारे में सोचे। व्हाट वी प्रेजेंट इन आवर ड्रामा, वी प्रेजेंट आवर कल्चर, तो वी शुड आल्सो नीड टू। सर अवाम की जिम्मेदारी की सर आप बात कर रहे हैं। अवाम, अब देखिए ना, हमने टीआरपी या ड्रामाज, हम वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग वेरी गुड काइंड ऑफ ड्रामाज जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत देखे जाते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें इस हवाले से, तो आप किस तरह से एड्रेस करेंगे इस चीज़ को कि ड्रामा में और फिल्म में बड़ा माइनर सा डिफरेंस अब रह गया, बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन में हमें वही एक्टर बड़ी स्क्रीन पर नजर आते हैं, वही अब छोटी स्क्रीन पर भी प्रेफर करते हैं आना। तो सर डायरेक्शन करते वक्त या हमारी मूवीज़ को बेहतर करते वक्त हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए इस इंडस्ट्री में, खासतौर पे बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दिस फ्रॉम सो मेनी ईयर्स नाउ, तो किस तरह से हमें उसको अब देखना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर किया जा सके? मेरे ख्याल में तो कंटेंट है, हमारे पास भी अपनी कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं, हमारे पास भी बहुत सारी कहानियां अपनी सुनाने के लिए। वी शुड आल्सो टेल आवर स्टोरीज टू द होल वर्ल्ड। पाकिस्तान इज आल्सो फुल ऑफ स्टोरीज। इफ यू लुक एट आवर कल्चर, वी आर वेरी रिच इन दैट। आप बलूचिस्तान का कल्चर देखें, आप केपीकी का कल्चर देखें, गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर देखें, पंजाब का कल्चर देखें, सिंध का कल्चर देखें, तो वी आर रिच। वी आर नॉट टेलिंग अवर स्टोरीज। अब तो क्या कहते हैं, फैशन शोज में ही धोती कुर्ता पहन रहे होते हैं, कि आगे कहते हैं ईद के दिन ही क्या कहते हैं कुर्ता पजामा पहन रहे होते हैं। अब खास वी शुड बी प्राउड पाकिस्तानी। वी शुड बी प्राउडली प्रेजेंट अवर कल्चर, व्हाटएवर वी आर प्राउड ऑफ इट। सर आई वांट यू टू गिव अ मैसेज रिगार्डिंग, लाइक अगर हम बात करें इस ग्लोबल विलेज की, तो आपने कहा कि टीवी पार्ट, थिएटर एंड एवरीथिंग पार्ट, हम अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो हमें हर चीज़ वहाँ पर हम तो खुद बन भी जाते हैं। अगर हम बात करें लोगों की, तो लोग खुद स्टार भी बन गए हैं और अपना कंटेंट लोगों को दिखाने के लिए। तो सोशल मीडिया के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वी हैव दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पर अपना स्किल दिखाया जा सकता है? आर्ट हैज एवरी, वो कहते हैं नॉट एवरीबॉडी कैन बी ग्रेट आर्टिस्ट, बट अ ग्रेट आर्टिस्ट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप देखिए, कहते किस्सा खानी बाजार से दिलीप कुमार साहब निकल सकते हैं, कोयटा से आबद अली साहब आ जाते हैं। तो आप ऐसी, ये जो है आपको, यू नीड टू, हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए वेयर वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे।
तो हमें वी शुड क्या बात। क्रिएट सच एनवायरनमेंट वेयर दे कैन फ्लाई, दे शुड बी more freedom of whatever we want to say, Yes. you know, Yes, with sir. our limitation, and that's the only thing. And again and again I always say that कि we need to invest on content. एक फार्मूला बन जाता है हम क्योंकि एक ड्रामा शुरू हुआ था जी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ। उसके बाद हम उसके पीछे चल पड़े। Yes. वी हैव हमारे अपनी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दुनिया में चीज़ें हो रही हैं जिसको वो कैन उनको ड्रामे की शक्ल दे सकते हैं, उनको फिल्मों की शक्ल दे सकते हैं। बहुत कहानियाँ पड़ी हुई हैं। वी जस्ट नीड टू Start. नो, वी नीड टू नो Yeah. व्हाट काइंड ऑफ नेशन वी आर, व्हाट काइंड ऑफ portrayal we want to show to the whole world, whole universe, and we have an image and we can show that very all well. right, Adnan, thank you so much for being बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। ऑल दो जो भी काम किया जा रहा है उसमें पाकिस्तान की अच्छे इमेज को पोर्ट्रे करने की ही कोशिश की जा रही है तमाम प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि आपको भी करना चाहिए। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है, उसको पूरा जरूर करें। आपसे लेनी अब इजाजत, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करेंगे। खूब वीकेंड एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।